हमने जो लास्ट टाइम फॉर्मूला डिराइव किए वो थोड़ा रिवाइज करवा दो हमें. इट इज what is the formula of RCM vector? That is the position vector of center of mass in 3 dimension. बताइए. चलिए बताइए. चलिए क्या आएगा फॉर्मूला? Yes, it is RCM vector is equal to क्या आएगा? M1 R1 वेक्टर प्लस M2, अगर n पार्टिकल का सिस्टम है तो अप टू Mn अपॉन टोटल मास विच इज M1 प्लस M2 अप टू Mn. डू एग्री विथ मी? अच्छा है. चलिए. यस, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला चाहिए. VCM का फॉर्मूला बताइए क्या होगा? ओनली 2 स्टूडेंट्स आर देयर हु कैन रेज हैंड, कैन गिव द आंसर. बाकी किसी को नहीं आता है, ऐसा है क्या? चलिए चलिए बताइए, थोड़ा सा पाठ लीजिए. यस फातिमा बताइए क्या आएगा फॉर्मूला? लेट मी मेक यू ऑन म्यूट. Yes, sir. Sir, M1 V1 plus M2 V2 plus Mn Vn upon M1 plus M2 plus Mn. Very good. Your answer is correct. Good participation. चलिए अभी हमें एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला चाहिए. कौन बताएगा? यस केविन भाई. Sir, M1 A1 plus M2 A2 till Mn An. ओके अच्छा है. अपॉन में कुछ आएगा भाई? M1 plus M2 plus M3 till Mn. वेरी गुड. चलिए मेरे को टोटल लीनियर मोमेंटम चाहिए. आप नहीं लिखोगे तो चलेगा, ये सब फॉर्मूला ऑलरेडी आपने डिराइव कर चुके हैं. I want the total linear momentum of the system. Is that to tell me that? बताइए. Yes, Tanisha. Sir, total linear momentum is equals to capital M ACM vector. ACM vector? हाँ sir. VCM vector. थोड़ा गलत बोल दिया आप. Which is the sum of V1. हाँ सुधाओ. Derivative ना form में पेलू dv upon ना dt. डेरिवेटिव ना लेवाय नहीं हुआ पर. Momentum is mass into velocity. तो acceleration क्या थी आप? Getting with this? हाँ sir. चलिए देन मेरे को फॉर्मूला चाहिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. Would you to tell me that fast? कोई नया स्टूडेंट पार्टिसिपेशन करना चाहता है? बताइए बताइए. कुछ नहीं होता है, बहुत इजी होता है. ट्राई करेंगे तो आ जाएगा, नहीं ट्राई करेंगे तो नहीं आएगा. ट्राई करेंगे तो गलत होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो सही हो सकता है. अगर गलत हुआ तो सही होगा ना. गलत हुआ ही नहीं तो सही कहां से होगा? भूल सुधारवा માટે ભૂલ કરવી તો પડે ને. बाकी क्या थीता है? चलिए चलिए हैंड रेस कर दिए. बताइए गालो भाई बताइए आप. हेलो सर. हाँ बोलो बोलो. यस सर. सर આપણે પેલું ન્યૂટન સેકન્ડ લો ઓફ મોશન ને
हाँ हाँ सर, तो एमा dp अरे m a vector cm is equal to dp vector with respect to t, derivative of t vector with respect to t, which is equal to force, external force vector. वेरी गुड। आप एक बात भूल गए, डीवीसीएम वेक्टर बाय डीटी भी आप ले सकते हो, एंड दैट इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। एफ एक्सटर्नल आने का रीजन ये है कि एफ इंटरनल जीरो होता है। एफ इंटरनल जो जीरो होता है वो हमें कौन बताता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चलिए, यहां तक हमने लास्ट टाइम किया था, यहां तक सबको क्लियर है? शुड आई प्रोसीड फर्दर? यस, क्लियर अप टू दिस? शुड आई प्रोसीड फर्दर? ओके, चलिए तो इसको मैं निकाल देता हूं। चलिए, इसमें से तो कोई डाउट हो नहीं सकता है, तो इसको हम निकाल देते हैं। चलिए, now we'll do the numericals based on this. So we'll start with example number 7.1। ऐसा हमने बोला, चलिए करते हैं। अभी भी किसका हैंड रेज है? अभी भी क्या प्रॉब्लम है? પેલા શ્રેયા ને શું પ્રોબ્લેમ છે? બોલીએ શ્રેયા। सर एक પેલી કમ્બાઈન ઇક્વેશન રહી ગઈ। શેની ઇક્વેશન રહી ગઈ? પેલી કમ્બાઈન ઇક્વેશન આખી જે તમે લાસ્ટમાં લખાઈ હતી ને એ રહી ગઈ। We have written એમ it. વેક્ટર हमने लिखा, आप भूल गए? वो एफ एक्सएल वाला नहीं लिखा, एम ए सी एम एम डी वी वाई डी टी, वही कंबाइंड इक्वेशन था ना श्रेया? हाँ हाँ सर हाँ हाँ चलिए, यश भाई। સર हाँ बोलो। સર તમે પેલું બોલ્યું ને કે ન્યૂટન્સ થર્ડ લો ઓફ મોશનના હિસાબથી ઇન્ટરનલ ફોર્સ જે છે એ ઝીરો થઈ જાય, તો એક્સટર્નલ ફોર્સ જે છે એ આપણે બહારથી કોઈ ઓબ્જેક્ટ અપ્લાય કરે એ જ વસ્તુ એક્સટર્નલ ફોર્સ થઈ ને, એનો જ ખાલી આપણે પછી ફાઇન્ડ કરવાનો અને ફોર્સ। એટલે સર એ તો ખાલી પેલો ફર્સ્ટ ઓબ્જેક્ટ હોય એના ઉપર જ લાગે ને, કારણ કે અગર સેકન્ડ ઓબ્જેક્ટ सिस्टम ऊपर लागे, आखी सिस्टम ऊपर, फुटबॉल ऊपर बॉल फोर्स लगाइए, so that force is acting on every particle of football. It is not like that कि वो खाली एक ही पार्टिकल पे लगेगा दूसरे पे नहीं लगेगा, ऐसा डिस्क्रिमिनेंसी वो नहीं करेगा। હા સર, એટલે સર આ તો પછી એમ ડાયનામિક્સ નો કેસ થઈ જાય ને આખો। अच्छा, डायनामिक्स है ना, मोशन आवे तो डायनामिक्स। હા સર चलिए, अभी हम एग्जांपल नंबर 7.1 करेंगे, तो इसके लिए मेरे को आपका हेल्प चाहिए, आपको रीड करना पड़ेगा। हाँ, who is going to read it? एक मिनट, ये तीन लोगों ने हैंड रेस की है, इनको कोई प्रॉब्लम है अभी भी क्या? we'll start with Galav bhai. Galav, yes, any doubt regarding this? ના સર, રીડ કરવા માટે। Okay, read કરવા માટે કર્યું। હા સર। Okay. चलिए बताइए आप, खुशहाली बताइए। ધીમે ધીમે ધીમે, એટલું બધું ફાસ્ટ ના કરવો પડે। वी आर कंसिडरिंग अ सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स। तो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 7.1 अच्छे से, बराबर है। वी आर हैविंग अ सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स, जिसमें फर्स्ट का मास है m1 इक्वल टू 100 ग्राम, सेकेंड का मास है m2 इक्वल टू 150 ग्राम, and third mass is m3 is equal to 200 gram. Yes, एक मिनट, they are placed on vertices of equilateral triangle, triangle ABC बोल देते हैं, बराबर। each side of the triangle is having a length of 0.5 meter length। आगे, अगर इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया था। ऐसे एक हम सिस्टम बना देते हैं ना,
that in which we have to take a triangle. ट्राइंगल की अगर हम बात करने जाए तो वो विच डायमेंशनल जियोमेट्री है? वन डायमेंशन में आ जाएगा क्या? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या जेड एक्सिस पे आ जाएगा? अकेला एक्स एक्सिस अकेला वाई एक्सिस अकेला जेड एक्सिस से ट्राइंगल आ जाएगा? नहीं, उसको तो प्लेन में लेना पड़ेगा, बराबर। सो लेट अस कंसीडर एक्स वाई प्लेन, बराबर। उसमें हम ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं। तो ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, जिसका साइड लेंथ हमें 0.5 मीटर दिया गया है, ठीक है। इसका नाम दे दिया हमने ए बी एंड सी। कौन से प्लेन में लेना है इसको? एक्स वाई। तो ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया, ये एक्स ये वाई। इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। साइड लेंथ हमें दिया है 0.5 मीटर, बराबर। तो आप ये तो समझ सकते हो कि ये तो ओरिजिन हो जाएगा। यहाँ पे हम रख देंगे जिसका मास m1 है, यहाँ पे हम रख देंगे जिसका मास m2 है, और यहाँ पे रख देंगे हम इसका मास m3। ये आपको डायग्राम में दिया होगा और डायग्राम के हिसाब से ही आपको करना पड़ेगा। Am I right? Have I drawn correctly or not? m1 m2 m3 को मैंने बराबर रखा है कि नहीं रखा है? बराबर रखा है ना? बस तो आपको एग्जाम में तो ये डायग्राम देंगे, हाँ भाई, ठीक है। मासेस है आपके पास m1 m2 और m3, लेंथ है 0.5। तो इसके कोऑर्डिनेट्स बता दो ना, ये तो ओरिजिन पे आ गया। कौन से प्लेन में ले रहे हैं हम? एक एक्स कोऑर्डिनेट आएगा ना एक, तो यहाँ पे कौन कौन सा आएगा? 0 0। यहाँ पे क्या आएगा? सी पे। वो कौन से एक्सिस पे है? ये वाला एक्सिस। कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस पे। कितने डिस्टेंस पे है? लेंथ है कितना? लेंथ कितना दिया गया है इक्विलेटरल ट्राइंगल का? हाँ, तो कौन से एक्सिस पे है? हाँ, एक्स एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे? हाँ, तो फिर इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, तो हम इसके पोजीशन वेक्टर्स लिख देते हैं ना। r1 वेक्टर हो गया जो m1 वाला है उसका 0 0। r2 वेक्टर है जो सेकंड वाला है उसका हो गया 0.5 n with a unit of, it is given that r3 वेक्टर। इसकी थोड़ी हमें जानकारी चाहिए। r3 उसका क्या करेंगे? अल्टीट्यूड फाइंड करेंगे। दूसरा कोई तरीका है आपके पास? ये कौन सा ट्राइंगल जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं? ये एंगल कितना होता है? ये भी कितना होता है? ये भी कितना होता है? अरे आपको तो आता है, 60 डिग्री एंगल होता है, बराबर। तो ये m3 वाला जो पॉइंट है, पॉइंट ए पे रखा है। आप वो तो ऐसा तो समझ सकते हो ना कि वो एक्स वाई प्लेन में है। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, एक्स एक्सिस पे अगर ये मेरे को डिस्टेंस फाइंड करूंगा तो ये मेरे को इसका एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और ये फाइंड करूंगा तो मेरे को एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ये इसका मेरे को वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ये मिल जाएगा मेरे को y3 और ये मिल जाएगा मेरे को x2, ठीक है जी। ये फाइंड क्या करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आइदर आप ट्राइंगल सॉल्व करो। अनदर वे आउट इज दैट कि अगर आपको पता चल जाए कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसको मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये क्या हो गया? 90 डिग्री। फिर अगर आप ये लेगो तो ये साइड कितना हो गया? हाँ, मेरे को ये साइड चाहिए, ये वाला साइड चाहिए। तो इसको मैं ऐसा बोलूं तो चलेगा? इट इज कौन सा है? 60 का ऑपोजिट है कि एडजेसेंट है? ये 60 के रिस्पेक्ट से ये साइड कौन सा है? तो मैं ऐसा बोलूं तो चलेगा कि cos 60 इज एडजेसेंट, जो हमें फाइंड करना है, दैट इज x3 अपॉन ऑफ हाइपोटेन्यूज, दैट इज, तो कैन आई से दैट इसका x कंपोनेंट हो जाएगा L cos 60। यू आर गेटिंग विद दिस? उसी तरीके से y कंपोनेंट, ये y3 क्या हो जाएगा? L, डू यू एग्री विथ मी? चलिए, अच्छा है, इसको सबको निकाल देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ये तो आपको समझाने के लिए हमने किया।
चलिए अब चले जाइए, बाय बाय, आपका काम नहीं है, बाय। चलो हो गया। तो ये हो गया, जो M1 वाला है उसका 0 0, M2 वाला है उसका 0.5 एंड 0, और M3 वाला जो आया वो आपने बोला L cos 60 एंड L sin 60, उसमें L क्या है? Can I say it is 0.5 cos 60 and 0.5? You agree with me? Yeah, we will solve it. That will be 0.5 cos 60 and 0.5 meters. इसको सॉल्व कर देते हैं। So it will be 0.5 cos 60 का वैल्यू कितना होता है जी? 1/2 होता है, ओके। एंड sin 60 का वैल्यू कितना होता है? हैं? ओके, सॉल्व कीजिए आप इसको। So this R3 vector comes out to be 0.5/2 करेंगे तो, और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.25 रूट, ठीक है। Are we having masses of 3 objects? Are we having that position vectors? Can we find out the formula or value of its position of center of mass? Do you know any formula? RCM vector का फॉर्मूला बताइए। सिस्टम कंटेन्स हाउ मेनी पार्टिकल्स? 3। तो बताइए फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम? फॉर्मूला क्या लिखेंगे बताइए? पहले का मास M1 R1 वेक्टर, दूसरे का मास M2 R2 वेक्टर, तीसरे का मास M3 R3 वेक्टर अपॉन टोटल मास which will be M1 plus M2 plus, do you agree with me? Putting values, ये सब जो पोजीशन वेक्टर्स है वो कौन से यूनिट में है? मीटर्स। और मास किस में दिया है? तो वो ना इंसाफ नहीं है, ऐसा नहीं चलना, बराबर। सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू अ केजी। एंड द अदर ऑप्शन इज दैट, ऊपर भी मास आता है नीचे भी मास आता है, तो ऊपर का ग्राम और नीचे का ग्राम कैंसिल हो जाएगा, पता चलेगा। तो M1 कितना है हमारे पास? M1 कितना है हमारे पास? 100 ग्राम। चलिए R1 का वैल्यू क्या है हमारा? 0 0, ये रहा। M2 का 150। R2 का वैल्यू क्या आया? 0.5 एंड M3 200, और R3 का वैल्यू 0.25 and 0.25 root 3. You agree with me? Upon 100 plus 150 plus 200. Why we have not converted gram into kg? वो कैंसिल हो जाएगा ग्राम ग्राम, हमें RCM फाइनली मीटर में मिल जाएगा। अभी हम सॉल्व करते हैं, करेंगे? हाँ करेंगे, ठीक है। कुछ कॉमन निकलता है तो पहले ऊपर से निकाल दीजिए। ये 100, ये 150 और ये 200 सब किसके मल्टीपल्स है? 50 के मल्टीपल्स, 50 के मल्टीपल्स, और निकाल दो 50। नीचे 100 प्लस 150 प्लस 200, 200 प्लस 100, 300 प्लस 150, दैट इज, डू एग्री विथ मी? एक मिनट, ब्रैकेट में क्या बाकी बचेगा वो लिखेंगे। इधर क्या है, 100 में से 50 निकाल दिया, क्या बाकी बचा? 2 को 0 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 ही रहेगा, इसमें x कोऑर्डिनेट 0। इधर क्या बाकी बचा? 3 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5, तो इसको प्लस कर दूं, x x कोऑर्डिनेट ऐड कर रहा हूं, गेटिंग। इसमें से क्या बाकी बचेगा? इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो 0.25 इंटू 4, ये x कोऑर्डिनेट सबके आ गए। अभी y कोऑर्डिनेट लेंगे, हाँ y कोऑर्डिनेट लेंगे। इधर क्या है, y कोऑर्डिनेट क्या है? 2 इंटू 0, इधर क्या है? 3 इंटू 0, वेरी गुड।
इधर क्या है 4 into 0.25 1 into root 3. You getting my point? Yes. सॉल्व करेंगे तो ये 59 बराबर है. ओके. So can I say that this RCM vector is 1/9. पहले x कोऑर्डिनेट सॉल्व कीजिए. 1.5 plus 1 बराबर है. दिस इज √3. √3 का वैल्यू डाल दो तो चलेगा. तो आरसीएम वेक्टर क्या मिल जाएगा हमें? इट विल बी 2.5/9 एंड 1.73/9. अभी आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कीजिएगा और हमें आंसर बताइए. 0.27 जिसका 1.73 0. अगर आप ये सिंप्लीफाइड 19 ओके 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 हमारी मिस्टेक 91 कर दीजिए. इट इज 0.19. आप ये आंसर लिखो तो चलेगा. आप ये आंसर लिखो तो भी चलेगा. कोई दिक्कत नहीं है इसमें. आर यू ऑल क्लियर विद दिस? यस. अभी जो डाउट वाले हैं वो बता दो. क्या कोई वो बीच बीच में हैंड रेस कर रहे थे? बता दो. हैंड रेस कर दो तो हम अनम्यूट करके पूछ लेते हैं क्या डाउट है आपको. बताइए तनिषा क्या डाउट है आपको? સર ડાઉટ કઈ નહીં પણ અનમ્યુટ થવાની પરમિશન આપો ને આવું નહીં મજા આવતી. ના 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 એ પછી બહુ ડિસ્ટર્બન્સ થાય છે વચ્ચે વચ્ચે. વીલ ચેક ધીસ. કરવું પડે. अपन वील चेक दिस कि ये हम देख के कंटिन्यू करते हैं थोड़े टाइम के लिए. फिर अगर उसमें करना होगा तो मैं कर दूंगा. ऑप्शन ऑन करके. ઓકે સર. यस श्रेया. હેલો સર. बोलिए बोलिए. સર આ મને છે ને આ તમે આરસીએમ વેક્ટર થી કર્યો ને એ મને ના ખબર પડી. આ 100 into 0 પણ એ મને ના ખબર પડી. 0,0 વેલ્યુ મૂકવાની છે. m1 ની વેલ્યુ 100 આવી. અરે વેલ્યુ મૂકવાની એમાં શું કેવી રીતે? m1 ની વેલ્યુ 100 આવી, r1 ની 00 આવી, m2 150 પણ સર r2 એટલે 50/450 એ 50 કેવી રીતે આવ્યું? અને મને અરે આમાંથી 50 कॉमन काढ્યું. हाँ. अरे इसमें से 50 कॉमन निकाला, इसमें से 50 कॉमन निकाला, इसमें से 50 कॉमन निकाला. नीचे तो सबका एडिशन किया तो 50 कॉमन और नीचे का 450. इधर 2 बचा, उधर इधर मल्टीप्लाई किया. इधर 3 बचा, उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया. इसको 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया. एक स्टेप मैंने कम किया है. 2 into 0 करो એટલે x कोऑर्डिनेट 0 આવે. અહીંયા 3 into 0.5 करो x 1.5 આવે. અહીંયા 4 into 0.25 करो એટલે 1 આવે. પછી એને y કોઓર્ડિનેટ સાથે લેવાનું એટલે 2 into 0 કરો એટલે 0 આવે. અહીંયા 3 into 0 કરો એટલે 0 આવે. અને અહીંયા 4 into 0.5 એટલે 1 અને into √3 એટલે √3 આવે. હવે ખબર પડે? हाँ सर हाँ खबर पड़ी. हाँ मजा આવે. ખબર પડે ને તો જ મજા આવે. હા हाँ सर ये तो હવે આના પરથી તો ખબર પડી. ઓકે. चलिए ओम भाई क्या डाउट है? સર આપણે તમે sin 60 લીધું ને તમે તો tan 60 થી પણ કરાય ને? પાકું તું કર. હા અને આન્સર આવે તો મને ફોટો પાડીને મોકલજો. સર આવી ગયો. હા તો વેરી ગુડ. અને સર આમાં તમે આ કોઓર્ડિનેટ 0.25 √3 જે આવ્યું ને 0.25, 0.25 √3 એ વાળું તો એનો મેગ્નીટ્યુડ એ વખતે લઈ લઈએ તો ના ચાલે? ચાલે ને, મને કોઈ પ્રોબ્લેમ. હા સર. હા સર. चलो यस भाई बताइए. સર बोलिए. સર આપણે આજે આરસીએમ છે તો એને પેલા આઈકેપ ને જીકેપ ના ટર્મ્સ માં સોલ્વ કરે તો ચાલે ને? મતલબ પછી મેગ્નીટ્યુડ ચાલે ચાલે. કોઈ બી મેથડ તમે કરો બધી ચાલે, આન્સર આવી જવું જોઈએ. અને સર પેલું જે 50/450 કર્યું ને તો એમાં ગ્રામ ગ્રામ કટ થઈ જશે એટલા માટે ને પેલું જે. યસ એક્ઝેક્ટલી. હા સર.
I want feedback from your side in chat box. Which one is better? अगर ये सबको म्यूट रखते हैं और फिर परमिशन देते हैं वो वाला, कि फिर अनम्यूट योरसेल्फ का ऑप्शन ऑन रखते हैं? चैट बॉक्स में रिप्लाई करो. वी विल गो बाय मेजॉरिटी. અને ચેટ બોક્સ એટલે મારું જે આઈડી છે એમાં જ રિપ્લાય કરવાનો. ओके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44. ओहो 60 रिप्लाई में से 45 रिप्लाई तो ऐसे है कि सर म्यूट ही रखो, वो डिस्टर्बेंस बहुत आता है, तो विल गो बाय दैट. बराबर. इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. यहाँ पे जो हमारा पॉलिटिशियन आता है वो भी इलेक्शन होके आता है, तो हमने भी इलेक्शन किया, मेजोरिटी आया, उसके हिसाब से हम चलेंगे. बराबर. ठीक. Have you completed this? Should I go for next one? बराबर है. चलिए सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं. हम जाते हैं. सेकंड क्वेश्चन जिया रीड करेगी. पहले ये लेमिना क्या होता है ये मेरे को कोई बताएगा? कोई अनम्यूट करके बताएगा, मैं अनम्यूट करूंगा. आप हैंड रेस करो जिसको पता है. आप में से किसी को पता है? नहीं पता तो फिर कोई बात हुई नहीं. वो जिसको पता है वो हैंड रेस कर सकता है, फिर मैं बताऊंगा क्या है. अगर कोई नहीं बताएगा तो. लेमिना मतलब क्या, या लेमिनार बॉडी मतलब क्या? कोई नहीं. वेरी बैड. यस, लेमिनार बॉडी मतलब ओके. यश भाई को पता है तो फिर पूछते हैं यश भाई को. यश भाई बोलिए. સર પેલું જે લીફ હોય ને, તો એ લીફમાં પેલું લેમિના કરીને એક પ્રકારનો પાર્ટ આવે, તો એને લેમિના કહેવાય એવું. બટ આઈ વોન્ટ ધ મીનિંગ ઓફ લેમિના. ये लेमिना बॉडी मतलब क्या? એટલે સર એ પેલું એક જે ડાયસેક્શન હોય ને પેલા લીફનું, એને લેમિના કહેવામાં આવે. ओके, सो लेमिनार बॉडी मतलब होता है बॉडी विथ लेयर्स. बहुत सारे जिसमें लेयर्स होते हैं, बराबर, उसको लेमिनार बॉडी बोलते हैं. इट कैन बी 2 डायमेंशनल, इट कैन बी 1 डायमेंशनल. ना, लेयर्स क्या थी बनावाना 1 डायमेंशनल. बराबर है. ठीक है. यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, तो फिर हम उसको अभी आप हम क्वेश्चन फिर से आप एक बार रीड कीजिए. हमें एक लेमिनार नहीं हो गया, ट्रायंगुलर लेमिनार बॉडी दिया है और हमें पूछा है कि इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड कैसे करेंगे. इसका कोई फॉर्मूला वगैरह लगाएंगे कि क्या कर सकते हैं? आप बताइए कि अगर ये रेगुलर है, लेमिना मतलब रेगुलर जिसका मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा?
सेंट्रॉइड पे आएगा। कैसे पता चला कि ये सेंट्रॉइड पे आएगा? क्योंकि वो मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वो आपका बर्थडे होता है और आपको एक बहुत बड़ा बॉक्स मिलता है, बराबर है, फिर उसके अंदर सेंटर में आपको वो गिफ्ट रखा होता है। गिफ्ट तो बहुत छोटा है, बॉक्स बड़ा मिला है, नहीं होता है आजकल, वो उसमें आता है इंस्टाग्राम में, बराबर। बॉक्स तो बड़ा होता है, फिर बॉक्स के अंदर बॉक्स, उसके अंदर बॉक्स, उसके अंदर बॉक्स, ऐसा होता है, फिर वो सेंटर में गिफ्ट रखा होता है। तो सेंटर तक पहुंचने के लिए आप क्या करते हो? What you will do to that, reach to that gift? ઓપન કરીએ ને, પેલા મોટું બોક્સ ખોલે, પછી એનાથી નાનું, પછી એનાથી નાનું, પછી એનાથી નાનું, फिर हम सेंटर तक पहुंचेंगे, बराबर। उसी तरीके से अगर मेरे पास सपोज एक केक है, उसके सेंटर तक पहुंचने के लिए अब कट करते हो ऐसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो ये भी ऐसा ही है। इसको आप ऐसे डिवाइड कर दो लेयर्स में, ऐसा लैमिनार बॉडी ऐसे डिवाइड कर दो। ये एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस से डिवाइड किया, अभी इसको ऐसे डिवाइड करते हैं। ये जब यहां पे मिलेंगे वो कौन सा पॉइंट, ऐसे डिवाइड करो, सब एक्सिस जहां पे मिलेगी वो कौन सा पॉइंट, सेंटर, तो वहां पे उसका सेंटर ऑफ मास है। इसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, ये समझने का होता है, बराबर। एक बार आप रीड कर दीजिए इसका आंसर तो पता चल जाएगा। दिख रहा है आपको डायग्राम में, देखो कि MN बेस है, बेस से पैरेलल आपको वो हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही हो ब्लैक कलर की। कैन यू एबल टू सी इट? यस, चलिए आगे। हाँ, वो सिमेट्री है ना, बराबर, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उसके मिड पॉइंट पे होगा, बिकॉज ऑफ दैट सिमेट्री। यस, वो हर एक स्ट्रिप का अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमें मीडियन मिल जाएगा, ऐसा होगा ना। व्हाट दे आर टेलिंग इज लाइक दैट, कि ये MN है, इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, सिमेट्री की वजह से हर एक का सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा, सेंटर पे आएगा। ये मैं पिंक कलर की लाइंस बता रहा, डॉट्स बता रहा हूँ, ये हर एक के सेंटर ऑफ मास हो जाएंगे। इसको मैं एक लाइन से ज्वाइन कर दूं तो मेरे को मीडियन मिल जाएगा। गेटिंग? यस, आगे। ना मतलब ये सेंटर ऑफ मास ये मीडियन पे आना चाहिए पिंक कलर के, लेकिन अभी कहां पे वो नहीं पता है, तो उसके लिए आगे हम देखेंगे। यस, हाँ, तो एक मीडियन ये भी आएगा ना, यहाँ पे एक मीडियन आएगा, एक मीडियन यहाँ पे आएगा, ये तीनों मीडियन कहां पे मिले, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपका ये सेंटर ऑफ मास आ जाएगा लेमिना। रीड कर दीजिए आगे। गेटिंग माय पॉइंट? ऑल ऑफ यू गेटिंग विद दिस? किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आई शुड प्रोसीड फर्दर। बहुत इजी है, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा, समझने का है। बट द पॉइंट टू बी रिमेंबर इज दैट, मैं वो आपको लिखवा देता हूं, आप लिख दीजिए नोट करके। फॉर सिमेट्रिकल बॉडी दैट इज a body with equal mass distribution, मतलब हर एक जगह पे मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। a body with equal mass distribution, the center of mass lies at its center. That center can be midpoint, that center can be centroid, whatever it is, but it lies at its center. You getting my point? पता चल रहा है? चलिए, अच्छा है, पता चल रहा है। Should I proceed further? Okay, then we will take example number 7.4 further. ऋषि भाई को क्या डाउट है बताइए। सर आप फरीથી रिपीट करो ना, फॉर सिमेट्रिकल बॉडी। ये मैंने जो स्टेटमेंट लिखा है वो
हाँ. For symmetrical body, that is a body with uniform or equal mass distribution. That is a body with uniform or equal mass distribution. Its center of mass lies at its center. ऋषि भाई क्लियर? बोलिए नंदन भाई, क्या डाउट है आपको? सर बहुत फास्ट फास्ट बोल रहे थे. तो आराम से बोलिए, फिर से बोल देता हूं. For symmetrical body, that is a body with uniform or equal mass distribution, its center of mass lies at its center. Clear नंदन भाई? चलिए तनिषा को क्या डाउट है पूछ लीजिए. सर મને આ લેમિના વાળું કશું ખબર જ ના પડી. लेमिना मीन्स अ बॉडी विथ लेयर्स, और हमें ये ट्राइंगल है जो लेमिनार है उसका इक्वल मास डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है. तो हमने उसको डिवाइड किया छोटे छोटे सेगमेंट्स में. वो सेगमेंट्स के मिड पॉइंट पे उसका सेंटर ऑफ मास आया, ऐसा हमने बताया. आ एक लेयर, आ बीजू, आ ब्लैक कलर ना હું બતાવું છું લેયર્સ છે. આ બધાના મિડ પોઈન્ટ ઉપર એનું સેન્ટર ઓફ માસ આવે. આ બધા જ સેન્ટર ઓફ માસ માંથી લાઈન પાસ થાય એવું ડ્રો કરું તો આને મીડિયન કહેવાય. આવું જીઓમેટ્રીમાં અમને શીખવાડે. मतलब हमें ये पता चल गया कि ये मीडियन पे सेंटर ऑफ मास आएगा. लेकिन मीडियन एक ही थोड़ी होता है, मीडियन तो ऐसे भी होता है, मीडियम को ऐसे भी होता है. तो ये सब जगह पे जहां पे ज्वाइन करोगे उसको सेंट्रोइड बोलते हैं, क्योंकि ऑल मीडियन मीट्स एट, तो वहां पे उसका सेंटर ऑफ मास आता है. ऐसा हमने समझाया. ઓકે સર, અને આ વચ્ચેની લાઈન પર જે તમે મિડ પોઈન્ટ ડ્રો કર્યો છે તો એના માટે ટ્રાયેંગલની એ પોઈન્ટ પર એક સાઈડ અને બીજી ટ્રાયેંગલની બીજી સાઈડ પર એક પોઈન્ટ, એ બંનેનું એડ કરીને ડિવાઇડ બાય 2 એવી રીતે જ મળે ને મિડ પોઈન્ટ? ना એટલે જે मैं नोट लखाई कि दिस इज अ इक्वल यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन. तो अगर ऐसा एक लेयर है, ऐसा एक लेयर, बिकॉज लेमिना बॉडी इज बॉडी विथ लेयर्स, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा? उसके सेंटर. ऐसे अप्रोक्सीमेशन पता चला जी? સર એટલે આના ઉપર સમ સોલ્વ કરવાના આવશે કે ખાલી આ એક થિયરી છે? ના ના, it will be the next question that you have to solve based on this. ઓકે સર, અને આ અનમ્યુટ નહીં કરતા ને તો એવું લાગે છે સભામાં બેઠા છે. ના પણ હવે તને એવું લાગે છે, પણ બાકી બધાને એવું થાય છે ને. પણ તો વચ્ચે થોડી વાર આપણે અનમ્યુટ કરવાનો ઓપ્શન બી રાખી દઈશું. હા તનિષા, ડોન્ટ વરી. હા સર. हाँ यस. चलिए श्रेया, क्या डाउट है आपको? હા સર, આ જે લેમિના વાળી જે થિયરી છે એ બધા શેપ્સ માં અપ્લાય થાય કે બસ ટ્રાયેંગલ માં? Now we have written the condition the body should have the equal or uniform mass distribution. Then and there its center of mass lies is at, otherwise it will shift to that particular part which is having greater mass. जो हमने लास्ट टाइम भी स्क्वायर रेक्टेंगल બધા માટે એપ્લિકેબલ છે કે બધા માટે? અચ્છા સર, તો એ લેયર્સ માં ડિવાઇડ કરીને પછી તેનો સેન્ટર ઓફ માસ ફાઇન્ડ થાય એવું? If it can be divided into layers, because here it is a laminar body, so it can be divided in layers. So otherwise हम approximation ले लेंगे कि वो सेंटर पे आएगा. हाँ ओके सर. बोलिए यश भाई, आपको क्या डाउट है? સર તો આ જેમ સેન્ટ્રોઇડ ફાઇન્ડ કર્યો તો એ આખા જે મતલબ એનું જે ડિસ્ટન્સ છે, મતલબ એ સેન્ટ્રોઇડ પોઈન્ટનું, તો એ બધા ટ્રાયેંગલના સરફેસીસથી ઇક્વલ ડિસ્ટન્સ છે ને, એટલે એઝ અ સેન્ટર ઓફ માસ તરીકે લેવાય ને એવું? आपको जियोमेट्री में ऐसा सिखाया होगा कि सेंट्रोइड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2/3 फ्रॉम द वर्टेक्स एंड 1/3 फ्रॉम द साइड. इससे आपको मिल जाएगा.
अगर साइड लेंथ दिया होगा तो। ठीक है, ये आप सीख चुके हो आई थिंक सो लोअर स्टैंडर्ड में। अभी नहीं सीखा वो आपको पता। सीखा है यस भाई? चलिए अभी हम 7.4 पे चले जाएंगे। 7.4 आप रीड कीजिए। अंडरलाइन कीजिए। इसमें दो चीज का आपको इंफॉर्मेशन दे दिया। एक तो यूनिफॉर्म है, मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, तो वो अभी हमने जो नोट लिखा उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं कि उसका सेंटर ऑफ मास उसके कहां पे आएगा, सेंटर पे आएगा। ठीक है जी। और दूसरा है लेमिना, मतलब उसको हम लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। लिखा हो आपको ब्रैकेट में लिखा है कि लेमिना मतलब अ थिन फ्लैट प्लेट, राइट? यस। मास ऑफ द लेमिना इज 3 kg। विल सॉल्व दिस। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 7.4 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 3 है कि 4 है? फाइनल एकदम। चलिए तो इसको 3 कर देते हैं। आप चले जाइए, हम 3 कर देते हैं इसको। वी आर सॉल्विंग फॉर अ लेमिना बॉडी। लेमिना बॉडी दैट मीन्स अ बॉडी विथ लेयर, जिसका मास हमें, टोटल मास हमें प्रोवाइड कर दिया गया है m इज इक्वल टू 3 के। एंड इन क्वेश्चन इट इज आस्क्ड टू फाइंड आउट कि इसका हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड करके दीजिए। सर आपको कैसे पता चला कि वो पोजीशन वेक्टर है? जब मैंने डायग्राम देखा तो मेरे को पता चला इट इज इन एक्स वाई प्लेन, और अगर जब प्लेन आता है तो इट्स अ पोजीशन वेक्टर व्हिच यू नीड टू फाइंड आउट। बराबर। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये एग्जाम में डायग्राम आपको दिया होगा और डायग्राम ही आपको सॉल्व करने में हेल्प करवाएगा। You can see that this is x-axis and this is y-axis in which this lamina is given. Obviously this is origin 0 0 होता है इसका। सर તમે બે બે કોઓર્ડિનેટ કેમ લખો છો, ત્રણ કેમ नहीं लगता? बिकॉज वी आर टेकिंग इन प्लेन, तो x और y आएगा, z तो नहीं आएगा। फिर वो जो बॉडी दिया है वो कुछ आपको ऐसा दिया है, एक पॉइंट ए यहाँ पे दिया है। कितने डिस्टेंस पे है ये? 2 0। बराबर है? गेटिंग माय पॉइंट? फिर एक पॉइंट एफ आपको यहाँ पे दिया है, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं 0 एंड 2। इसके बीच में पूरा लेमिना आ जाता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो कोऑर्डिनेट्स तो आपको फाइंड करने रहेंगे, और लेमिना कुछ ऐसा है, मैं ड्रॉ करता हूं। इज इट लाइक दिस? ये पॉइंट को नाम दिया है ई, ये पॉइंट को नाम दिया है डी, दिस इज बी, सी इसलिए यूज नहीं किया है क्योंकि सी तो सेंटर ऑफ मास का होता है, इसलिए। दिस इज गिवन, दिस इज, और यहां से यहां तक ये तो ऑब्वियसली 2 मीटर होगी। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें कितनी प्लेट्स आती है, उसका हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना पड़ेगा। इसको प्लेट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। सो विल कंसीडर अ सिंगल स्क्वायर। तो सिंगल स्क्वायर कितने बाय कितने का होगा ये बताइए मेरे को आप। ये 1 है, ये भी कितना हो जाएगा 1, ये भी 1 हो जाएगा। कितने स्क्वायर आए? 3। बराबर। तो ये सबका मेरे को सेंटर ऑफ मास फाइंड करना पड़ेगा। आपको दिया है कि दिस इज अ लेमिना बॉडी and it is having uniform mass distribution। हमने अभी लिखा कि as it is having uniform mass distribution, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास रहता है वो कहां पे लाई करता है? सेंटर पे। We have divided this entire lamina in how many squares? कितना स्क्वायर छे? 3। बराबर। ये फर्स्ट, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ जाएगा, सेंटर। इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे। इसका यहाँ पे आएगा और इसका यहाँ पे आएगा। ये तीनों के मेरे को सेंटर ऑफ मास फाइंड करने पड़ेंगे। बराबर है? तो टोटल लेमिना बॉडी is divided into plates of equal mass।
And how many such plates that you can see in diagram? 3. We want the position, बराबर है, vectors of this center of mass. हम एक एक करके फाइंड करते जाते हैं, आप मेरे को बताते जाना. पहले हम C1 के लिए सॉल्व करते हैं. ये 0 0 है तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ रेड कलर का, ये पॉइंट पिंक कलर से बता देते हैं, ये पॉइंट 0 1 हो जाएगा. डू यू एग्री विथ मी? ओके. फिर नीचे एक्स एक्सिस पे ऐसा मैं पॉइंट बता रहा हूँ, ये वाला, ये भी क्या हो जाएगा 1 0. यू एग्री विथ मी? चलिए, हर एक स्क्वायर 1 by 1 का हो गया, ऐसा मेरे को पता चला. अभी मेरे को C1 के कोऑर्डिनेट्स चाहिए. C1 एक्स एक्सिस पे किस कोऑर्डिनेट्स के बीच में आया? ये क्या है और ये क्या है? उसके बीच में आ गया ये. वेरी गुड. तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0.5. वाई कोऑर्डिनेट देखेंगे तो इसका 0 और इसका 1, तो ये भी कितना हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे तीनों प्लेट उसके मासेस तो इक्वल होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिखते जाते हैं. प्लेट 1 मास कितना? पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा इसका? R1 वेक्टर बोल दूंगा तो इसको क्या हमने डिसाइड किया, मैं बोल देता हूं इसको, तो आपने डिसाइड क्या किया? इट इज 0.5 0.5. लखवानु क्या नहीं ना, इट हैज टू बी रिटन ओवर हियर. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ये 0.0.5 हो गया. चलिए 0.5 0.5 मीटर. गेटिंग? चलिए सेकेंड, प्लेट 2 मास तो हम लिख देंगे ना, मजा आएगी. चलिए लिखिए प्लेट 2 मास M2. R2 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर बताइए इसका. अभी पहले पोजीशन वेक्टर हम डिटरमाइन कर लेते हैं. मैं आपको बताता हूं ग्रीन कलर से, आप मेरे को आंसर बताइएगा. किस किस के बीच में आया है ये? 1 and 2, तो क्या हो गया 1.5. तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1.5 हो गया. ठीक है, मीटर्स तो है ही. और वाई कोऑर्डिनेट वेरी गुड 0.5. यू एग्री विथ मी? शुड आई प्रोसीड? चलिए, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया एक्स एक्सिस पे 1.5, थोड़ा आगे चला गया, वाई एक्सिस पे तो 0.5 मीटर ही, बराबर है. तीसरा है प्लेट हमारे पास, तो जाना पड़ेगा उसके पास. प्लेट 3, उसका सेंटर ऑफ मास, मास तो सेम रहेगा M3, उसका सेंटर ऑफ मास तो कौन सा कलर? ये ले लो, एक भी बार यूज नहीं किया. R3 वेक्टर. बोलो डिटरमाइन करते हैं. ये इसका एक्स हो जाएगा, कहां पे आया है? वेरी गुड. और ये इसका वाई हो जाएगा. किस किस के बीच में आया है? 1 और 2 के बीच में आया, तो कहां पे आ गया 1 पॉइंट. यू एग्री विथ मी? यस और नो? ओके चलिए. तो इट विल बी, क्या बोला आपने? 0.5 and how many plates? 3 plates. How many position vectors? Can we use the any formula? Yes, RCM वेक्टर वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं. बताइए RCM वेक्टर वाला फॉर्मूला. RCM वेक्टर इज M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 upon M1 plus M2 plus, but we have taken all 3 masses of, मतलब M1 M2 और M3 तीनों का मास सेम, बराबर है. डालिए वैल्यू. सो RCM वेक्टर क्या हो जाएगा? M1 की जगह पे R1
0.5 0.5 m2 m r2 1.5 0.5 m3 r3 upon m plus m plus m. Can we solve further? चलिए कैसे सॉल्व करेंगे? ऊपर से कुछ कॉमन निकलता है तो निकालिए। नीचे m plus m क्या हो गया? mm गेट। ऊपर पहले x कोऑर्डिनेट को x में ऐड कीजिए। 0.5 में 1.5 ऐड करो तो 2 आता है, 2 में 0.5 ऐड करो तो ठीक है जी। y वाले y में ऐड कीजिए। 0.5 into 0.5 plus 0.5 1 and 1.5 2.5 ये भी मीटर में। तो योर फाइनल आंसर इज 2.5 by 3 2.5 by 3 तो 5 by 6 5 by 6 लिखो तो चलेगा। आर यू गेटिंग विद दिस? ठीक है, ये आपको पोजीशन वेक्टर मिल गए इसके सेंटर ऑफ मास का। पढ़े खबर? वेरी गुड। हाँ चलिए, अभी कोई डाउट आप लिखते जाइए। कहीं खबर पड़े अजी भी एक प्लेट हो तो था, आगे 3 0 दिया होता। चलिए मैं एक बता देता हूं कि आगे और एक 3 0 पे एक प्लेट है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे आता? मेरे को हैंड रेस करके कोई स्टूडेंट बताएगा, आप लोग सोच के रखिएगा। एक प्लेट और है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया C4। इसके मेरे को पोजीशन वेक्टर चाहिए जैसे हर एक केस में लिखा मैंने 2.5 and very good x कोऑर्डिनेट विल बी 2.5 and y कोऑर्डिनेट विल बी 0. मतलब आपको समझ में आ गया। चलिए डाउट फैक्ट्री बोलो तनीषा। सर आई वाज सही डाउट नहीं। ओह वेरी गुड, होय तो भी पूछ लो, चिंता नहीं करवानी। चलिए श्रेया। સર મારું ઇન્ટરનેટ જતું રહ્યું એટલે ના ખબર પડી। સર મેં તમને વચ્ચે બી કીધું તું કે આ મને અનમ્યુટ કરો, તમને ફરીથી આખું ના સમજાવવું પડે, પણ સર તમે અનમ્યુટ વાળું જ નહીં રાખતા તો કેવી રીતે ખબર પડે? अरे डजेंट मैटर, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए हमारे पास एक पूरा लेमिना बॉडी मिला है, वो बॉडी विथ लेयर्स है, एक्स वाई प्लेन में दिया है। उसको मैंने स्क्वायर्स में प्लेट्स में डिवाइड कर दिया। हर एक प्लेट का मास डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे आएगा, ऐसा हमने एक नोट में लिखा है। फिर हमने हाँ डिस्कस सर। किया ये पूरा स्क्वायर ये पूरा जो लेमिना बॉडी है वो 3 स्क्वायर में डिसाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। यू कैन सी इट। हाँ सर। उसके तीनों के सेंटर C1 C2 C3 आए, वो आपको पता चला? हाँ सर, ये खबर पड़ी। C1 अगर देखोगे आप तो उसका x कोऑर्डिनेट आएगा 0 और 1 के बीच में, ये पता चला? ना सर। C1 નું જે x કોઓર્ડિનેટ થાય છે અને x એક્સિસ ઉપર મેં એક પરપેન્ડિક્યુલર ડ્રો કર્યો છે, એને તું જો એ કયા બે x કોઓર્ડિનેટ્સ એટલે x વેલ્યુ ની વચ્ચે આવે છે? ઓરિજિન અને 1 ની વચ્ચે આવે છે। ઓરિજિન ઉપર 0 અને પહેલામાં 1 0 માં 1, બરાબર છે? સર એમાં તો ઉપર આ 12 નથી। 12 તો ક્યાં છે જ નહીં હો। આ F 12 કઈ પહોંચી ગઈ વાળું, તું? F વાળું। ના 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 ના, આ ખબર પડે છે, હું આ પોઈન્ટ ની વાત કરું છું। આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ ધીસ પોઈન્ટ। દેખાય છે? हाँ हाँ। x માં કઈ કઈ વેલ્યુ ની વચ્ચે આવ્યું? ઇટ કમ્સ બીટવીન 0 ટુ અને 1। વેલ્યુઝ ઓફ, તો પછી એનું અડધું કરવાનું એટલે 0.5। એવી જ हाँ રીતના y, આ મેં રેડ કલર ની હોરિઝોન્ટલ લાઈન કરી, दिस इज बिटवीन विच टू y वैल्यूज, क्योंकि अभी y कोऑर्डिनेट है 0 एंड 1, तो ये भी क्या हो गया 0.5। तो मैं लगता कोऑर्डिनेट 0.5 0.5 C1 માટે પ્લેટ 1 ના સેન્ટર ઓફ માસ ના। એટલે સર આજે આપ જે બે વચ્ચેના આવતું હોય જે બે કોઓર્ડિનેટ ના વચ્ચે એનો C1 પર લખી દેવાનું, બરાબર ને? બસ એનું પોઝિશન વેક્ટર થઈ ગયું। હવે તો તું એવું એવી મને રીતે C2 વેક્ટર નું બતાવ। C2 વેક્ટર નું શું આવશે? C2 હા વેક્ટર સર, અહીંયા છે, મેં એ ગ્રીન 1 અને 2 ના, એ 1 અને 2 ના વચ્ચે આવશે તો
અને એ 2 નું 1.5 અડધું થશે. x કોઓર્ડિનેટ 1.5 1.5 થશે. એગ્રી અને y કોઓર્ડિનેટ બોલ. સર y કોઓર્ડિનેટ માં 1 અને 0 ના વચ્ચે આવે છે, તો તો 0.5 આવશે. હા તમે લખ્યું છે એવું જો 1.5 અને 0. 1.5 and 0. હા સર, હા બસ તો એટલે હવે ખબર પડી ગઈ તને. હા હા સર, થેન્ક યુ. આ બધી ડિઝાઇનો તમારે નહીં કરવાની, હા. This is just for your understanding, so you can understand it in a better way. बोलिए यशभाई, क्या डाउट है? સર આજે M1 M2 ને M3 ત્રણેય M થઈ ગયા એ ના ખબર પડી. એક લીધું છે આપણે. એટલે ત્રણેય માસ ઇક્વલ કરી નાખ્યા એવું? તો સર એવું ક્વેશ્ચનમાં તો એવું કઈ આપ્યું છે નહીં ને, મતલબ હિન્ટ આપણી પાસે એક કેક હોય, એ કેક ને તું બધાને 1 બાય 1 ના સ્ક્વેર માં ડિવાઈડ કર, બધા સ્ક્વેર 1 બાય 1 ના, તો બધા જ પીસ માં ઇક્વલ માસ આવે. હા હા હા. એટલે સર અહીંયા એવું લખ્યું છે કે દે આર ઓફ 3 મતલબ જે મતલબ આપણે પ્લેટ્સ માં દે આર ઓફ ઇક્વલ માસ, એટલા માટે M1 ઇક્વલ્સ ટુ બધા ત્રણેય M થઈ ગયું ને. ઓકે સર. અને સર આજે અહીંયા એલ શેપ એ લોકોએ કીધું છે, એટલે જે આપણે એફ પોઈન્ટ થી લઈને એ પોઈન્ટ સુધી પેલું જે એલ બને છે એટલા ઓરિજિન, માટે એટલા માટે ને. તો સર એવી રીતના આજે એનું જે એક્સવાય પ્લેનમાં જે આપણે બનાવ્યું છે પેલું આખો જે શેપ બનાવ્યું બનાવ્યો. નથી, બનાવીને આપ્યું છે. અચ્છા, હા હા. चलिए क्लियर हो गया कि बाकी है? हो गया, डायग्राम भी कर लिया, क्या बात है. સર બોलिए. સર પેલું આપણે C4 લીધેલું ને હમણાં, હા તો સર એવું C5 ને પછી C6 લઈએ ને, એ વાળા રાઈટ સાઈડમાં જ આપણે જઈએ તો એ C4 વાળું જે છે ને, તો એમાં સેન્ટર ઓફ માસ પછી આખું 5/3 થઈ જશે, 5/3, 5/3. હા, તો બદલે એક પ્લેટ વધારતો જા, જેટલી પ્લેટ વધારતા જાવ એટલું સેન્ટર ઓફ માસ ચેન્જ થતું જાય ને. સર એટલે 2 પ્લેટ વધારીએ તો ડબલ થઈ જાય છે ને સર, એટલે એવું કઈ આપણે પ્રિડિક્શન ના કરી શકીએ, વી કેન નોટ પ્રિડિક્ટ ઇટ. હા સર. સર બોલીએ. સર તો અગર C4 આપ્યું હોય તો સ્ક્વેર નું જે પેલું મતલબ સેન્ટર હોય એ જ આવે ને, પછી એનું જે સેન્ટર ઓફ માસ હોય. એક સ્ક્વેર થોડી છે, એવા તો બહુ બધા સ્ક્વેર છે. ના સર એવું નહીં, C4 આપ્યું હોય તો એવું કહું. હા, એ તો C4 તો ત્યાં જ આવે ને, પેલો એટલે પેલો બધામાં જે સેમ જ રહે. ડી પોઈન્ટ છે 1,1 એ જ આવે ને સેન્ટર ઓફ માસ. ના, એવું થોડી થાય ભાઈ. ઉપર ક્યાં એટલા સ્ક્વેર છે, પાછા ઇક્વલ સિમેટ્રિક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન હોય તો ડી પોઈન્ટ ઉપર આવે. C4 તું હવે એક્સ એક્સિસ પર મૂકે છે તો ના થાય, આખું સ્ક્વેર તું બનાવી EDB ને કમ્પ્લીટ કરીને તો પછી ડી ઉપર સેન્ટર ઓફ માસ આવે, બાકી ના આવે. હા સર. रिटर्न. चलिए हम एक्सरसाइज का 7.1 एक बार कर देंगे, फिर आपको ब्रेक दे देंगे. સર हाँ बोलिए बोलिए. તમે જે RCM વેક્ટર ફાઇન્ડ કર્યું ને, તો એ 5/6 આવ્યું ફ્રેક્શનમાં. તો ફ્રેક્શનમાં હોય કે ડેસિમલ પોઈન્ટમાં, બંને ચાલે જ ને આન્સરમાં તો. इक्वली वैलिड. यू कैन राइट डाउन इट टू बी अ 5/6 करके आपका जो आंसर आता है 0.82 समथिंग आएगा. સમથિંગ છે સર. हाँ, ठीक है, तो ऐसा कर सकते हो आप. चलिए बराबर है. तो
अभी हम वो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज का कि नहीं करेंगे? करेंगे। आपका टर्न आ जाएगा वापस रीड करने का। चलिए बोलिए। पेलू स्पीयर। हाँ। अंडरलाइन कीजिए। यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है, मतलब आपको वो नोट काम लग जाएगा जो हमने लिखा था कि फॉर अ बॉडी ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी सेंटर ऑफ मास लाइज एट सेंटर। बराबर है। अभी उसमें भी पॉसिबिलिटी है इनसाइड क्या आउटसाइड। सो पहले आपको पूछा है क्या, फर्स्ट जियोमेट्री कौन सा पूछा है? अभी आप जानते हो स्पीयर दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? हेमिस्फीयर એટલે सॉलिड स्पीयर, बराबर है। और दूसरा होलो स्पीयर। चलिए होलो स्पीयर। अभी इसमें क्या डिफरेंस आएगा? है तो यूनिफॉर्म मास डेंसिटी वाले ही, तो अगर सॉलिड स्पीयर है तो 3 डायमेंशनल जियोमेट्री है, तो उसका सेंटर ऑफ मास आएगा उसके सेंटर पे, लेकिन इनसाइड। એમાં ઇનસાઇડ થઈ જાય ને, કારણ કે એની અંદર કંઈક રખા है। और अगर होलो स्फीयर है तो सेंटर ऑफ मास आएगा तो उसके सेंटर पे ही, लेकिन आउटसाइड। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? फिर किसके लिए पूछा है सेकंड? सिलेंडर। सिलेंडर में भी सेम होगा। अगर सॉलिड सिलेंडर है तो इनसाइड क्या आउटसाइड? इनसाइड। और अगर होलो सिलेंडर है तो बराबर है। फिर क्या पूछा है? रिंग। रिंग में तो होता ही नहीं है कुछ सॉलिड या होलो ऐसा। रिंग तो रिंग होता है, बराबर है। તમે જે રિંગ પહેરી હોય એ રિંગમાં એનું જે સેન્ટર ઓફ માસ છે अंदर तो कोई है नहीं ना। चलिए रिंग हो गया, इसका सेंटर ऑफ मास तो इसके सेंटर पे आएगा लेकिन आउटसाइड आएगा। दूसरा कुछ दिया है कि तीनों ही दिए है? हो गया कोई बात नहीं। क्यूब। अरे भाई क्यूब में भी सेम होगा भाई। सॉलिड क्यूब है तो इनसाइड, होलो क्यूब है तो अब NaCl का एक पार्टिकल ले लो, इट्स तो उसके अंदर आएगा। एक बॉक्स ले लो खाली। गेटिंग क्लियर विद दिस? लिख लीजिए, आपको बुक में लिखना है जहां पे लिखना है। सबका सेंटर पे तो आएगा लेकिन आउटसाइड इनसाइड आपको डिसाइड करना पड़ेगा। फिर आपको वो चैप्टर 6 के 2-3 क्वेश्चंस बाकी रखवा दिए थे, आपने किए कि नहीं किए? नहीं किए होंगे ना। हैव डन इट और नॉट? देखे कि देखे ही नहीं है? अपने पास टाइम कहाँ पे है? बिजी शेड्यूल चलता है पूरे दिन अपना, इतना कैसे कर सकते हैं? इट्स वेरी टफ। भाई मैंने वो अनम्यूट का ऑप्शन ऑन किया है, तो आपको कुछ डाउट है तो आप अपने आप अनम्यूट होके पूछ सकते हैं। और नहीं है तो आप लिख सकते हैं।
Completed? So it's 10:24. हेलो सर बोलो नहीं अगली वाली स्लाइड करो ने एक बार ये ना सर आना આગળ વાળી હતી ये हाँ सर हम्म हाँ सर थैंक यू यानी रखो स्लाइड के हो गया काम इसका हाँ सर થઈ ગયું हो गया हाँ सर चलिए तो क्वेश्चन नंबर 37 यश भाई को क्या डाउट है सर बोलो सर वो फर्स्ट स्लाइड खाली एक बार करजो ने પેલી સ્લાઇડ પેલી હું આ બે એક ક્વેશ્ચન કરાવી દઉં ને પહેલા પછી ફર્સ્ટ જ સ્લાઇડ રાખું સ્ક્રીન પર હા ને 12 વાગ્યા સુધી છે જ સ્લાઇડ સ્ક્રીન પર વાંધો નહીં चले कोई को वॉलेंटियर चाहिए मुझे सर may I? यानी ये कोई नया स्टूडेंट है मी आई वाला सर व्रज शाह बोलो व्रज भाई हाँ सर करो ग्रेट नहीं बोलो हाँ सर a tube is fixed in a vertical plane as shown in the figure from point A sphere of mass 0.314 kg is released during its motion in the tube it faces a constant resistive force R at B its velocity becomes 0 calculate 1 the constant resistive force R in N and second work done by resistive force in joules take average radius 1 meter take G equal to 10 meter per second square तो आपके पास ऐसा एक यू शेप ट्यूब है यूट्यूब नहीं बोलना है यू शेप ट्यूब है उसके अंदर आपके पास एक छोटा सा स्फीयर है देखिए ये रहा आपके पास स्फीयर है यहाँ पर ब्लैक कलर से मैंने मार्क किया है जो है इनिशियली पॉइंट ए पर ठीक है ये ट्यूब का सेंटर पार्ट से यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है ओ पॉइंट तो यहाँ पर आ जाता है डी पॉइंट यहाँ कहीं पर आपको दिया गया है डी पॉइंट और यहाँ पर कहीं पर है सी पॉइंट लेकिन जब आप ओ से बी जाते हो तो विथ रिस्पेक्ट टू डी वर्टिकल वो सबटेंड करता है एंगल π/3 डन और यहाँ से एक लाइन ज्वाइन करके इसको नाम दे दिया कुछ बी डैश तो क्वेश्चन एक बार मैं रीड कर लेता हूँ अ ट्यूब इज फिक्स्ड इन अ वर्टिकल प्लेन कौन सा ट्यूब तो शेप क्या है ट्यूब का यू शेप ट्यूब बराबर फ्रॉम पॉइंट ए अ स्फीयर ऑफ मास ये रहा स्फीयर कितना मास है उसका मास कितना 0.314 kg बराबर is released during its motion into tube it faces a constant resistive force तो रेजिस्टिव फोर्स का नाम क्या है सिंबल क्या है रेजिस्टिव फोर्स का सिंबल है R हमें पता नहीं कितना है वो हमें फाइंड करना है बराबर फिर क्या दिया है एट बी इट्स वेलोसिटी इज 0 मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू 0 ये भी दिया गया हमें
एट बी इट वेलोसिटी बिकम 0, कैलकुलेट कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स, वो हमने लिख लिया, और वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, सो WR विच इज वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। और कुछ फाइंड करना है क्या सूरज भाई? वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। और हाँ, आपको रेडियस लेना है 1 मीटर। किसका रेडियस? 1 मीटर किसका रेडियस? हाँ, ऑब्वियसली ट्यूब का। देखिए, ये जो आपके पास सर्कुलर है, मान लीजिए ऐसा पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा, तो ये सर्कुलर ट्यूब का रेडियस दिया है आपको 1 मीटर, ठीक है? और कुछ दिया है क्या? हाँ, तो R इज व्हाट? जी 10 मीटर। हाँ जी, थैंक यू। हाँ, रेडियस ऑफ ट्यूब आपके पास है कितना? 1 मीटर। और G बता दिया आपको सिंप्लिसिटी के लिए कि लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? चलिए, तो कैसे फाइंड करें? कैसे फाइंड करें, बोलो। सर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो इस सम को सॉल्व करने के लिए एक रेफरेंस लेना पड़ेगा ना, तो रेफरेंस ये ले लेते, ट्यूब का बॉटम पोर्शन। दिस विल बी आवर रेफरेंस। हाँ, तो स्पीयर इनिशियली कहां पर है? हाँ, स्पीयर इनिशियली कहां पर है? ए पॉइंट पर। क्या ए पॉइंट पर वो मोशन में था? नहीं, रिलीज किया हमने, तो यानी हमने उसको होल्ड करके रखा था। तो कौन सा एनर्जी जीरो होगा? काइनेटिक। तो कौन सा एनर्जी उसके पास होगा? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, बराबर, सही बात है। सो एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनिशियल इज इक्वल्स टू फाइनल। इनिशियल कितना एनर्जी? तो पोटेंशियल एनर्जी। कौन से पॉइंट पर? ए पॉइंट पर। फिर हम कहां पर आते हैं फाइनली? ए से बी पर आते हैं ना। तो बी पे, बी के लिए भी कुछ आपको बताया है, देखो ना, बी के लिए भी कुछ बताया आपको कि वेलोसिटी एट पॉइंट बी तो क्या था? 0। बोलो, तो वेलोसिटी 0, तो कौन सा एनर्जी 0? काइनेटिक एनर्जी। तो दैट मींस बी पॉइंट पर कौन सा एनर्जी रह जाएगा सिर्फ? हाँ जी, पोटेंशियल। लेकिन बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितना वो नहीं जानते, वो बाद में सोचते हैं। तो दैट विल बी यूबी। ये हो गया। और एक प्रॉब्लम है कि ए से बी आते वक्त ट्यूब के अंदर इस स्फीयर को एक कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स मिल रहा है, ऐसा आपको बताया है। कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स मिल रहा है आपको, तो वर्क डन भी तो कुछ होगा ना ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स। इसलिए यहां पर लिखेंगे प्लस वर्क डन ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स। ये समझ में आया? सी, इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिखा जाता था, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या था वर्क एनर्जी थ्योरम? के W इक्वल्स टू डेल्टा के। बट यहां पर डेल्टा के की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? डेल्टा U, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी नहीं। तो डेल्टा U कैन बी रिटन एज UB माइनस UA, के UA माइनस UB, UA माइनस UB। तो ये देखिए, वही तो हो गया। UB को बोल चल साइड चेंज कर दे तू, W के साइड जा, तो यही इक्वेशन आ गया ना हमारा, ठीक है? तो ये एक ही बात है और कुछ नहीं है, नया नहीं है कुछ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? सही जवाब। तो mg और h a, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B? mg hb, mg hb। व्हाट इज वर्क डन ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स? तो वर्क डन का जनरल फॉर्मूला क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ना। बट फोर्स का नाम यहाँ पर, रेजिस्टिव फोर्स का नाम क्या दिया आपको? R। और डिस्प्लेसमेंट अभी लिखते हैं D, बराबर। अब सोचो व्हाट इज MA और HA और HB, ये दो क्या है वो सोचो।
क्या है एच ए, कैसे पता चला? 1 मीटर। तो एच ए यानी क्या, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ना एच ए। तो वो तो देखिए क्या आ गया, रेडियस ही आया ना। चलिए तो हाँ, ये तो आपने बता दिया, ये रेडियस हो गया, कंफर्म, पता चल गया। तो व्हाट इज एच बी? 1 cos π/3। ए भाई डायरेक्ट आंसर नहीं बोला, के रीत रहा है ये बोलो। एच बी यानी ये होता है, ये होगा एच बी। इतना वैल्यू मुझे चाहिए, कैसे मिलेगा? सर 1 - 1 cos π/3 माइनस कही थी आई। सर એટલે OD - OB डैश। देखिए एच बी यानी क्या कह सकते हैं, डायग्राम से देखो तो क्या मैं इसको बी डैश डी कह सकता हूं क्या? बराबर, तो इसको इरेज कर देते हैं पूरा अभी। चल तू जा, थोड़ा सा पहले वर्कआउट कर लेते हैं। बराबर, तो एच ए कौन है? तो एच ए है ओडी। कितना है वो? 1 मीटर। आप लोगों ने बताया ना 1 मीटर। फिर आगे बढ़ दो, आगे बढ़ो, मुझे चाहिए एच बी। एच बी कौन है? बी डैश डी। और बी डैश डी कैसे मिलेगा? बी डैश डी कैसे मिलेगा? तो कहने से दैट इज ओडी माइनस ओबी डैश, हा या ना? ये पूरे में से इतना सब्ट्रैक्ट कर दो तो बी डैश डी मिलेगा। और ओडी तो रेडियस है, वो पता चल गया। ये ओबी डैश कितना? ओबी डैश कितना? ओ बी डैश कितना? तो देखिए और बताइए, ये ओबी कितना होता है? ये कितना होगा? ये क्या होगा? ओबी है नहीं, हाइपोटेनस नहीं, ट्राइंगल के टर्म्स में नहीं सोचना है। अरे ये ओए क्या है? चलिए ओए, ओए क्या है? रेडियस। तो ओबी क्या होगा? ओबी क्या होगा? ये भी रेडियस होगा। रेडियस। चलिए तो समझो, अगर ये रेडियस है, ओबी रेडियस है, तो ओबी डैश रेडियस का एंगल से कंपोनेंट होगा। और एंगल से कंपोनेंट हमेशा कौन आता है? साइन के कॉस? कॉस। नहीं पता, आपको नहीं सिखाया था यार ये एसी का फुल फॉर्म? 4th चैप्टर में सिखाया था। ए मतलब एंगल और सी मतलब कॉस। एंगल से कंपोनेंट हमेशा कौन? कॉस। तो दैट मीन्स ये ओ बी डैश कौन आ जाएगा? आर कॉस π/3, हा या ना? अब बताओ कोई, व्हाट इज एच बी? व्हाट इज एच बी? तो एच बी इज बी डैश डी, दैट कैन बी रिटन एज ओडी, बट ओडी कितना? आर। ओबी डैश कितना? आर कॉस π/3। आर कितना? 1 माइनस 1 कॉस π/3 यानी कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 कितना? 1/2। तो ये तो 1 - 1/2 1 है यार। तो दिस इज 1/2 मीटर। ये हो गया। फिर अब डिस्प्लेसमेंट के लिए सोचते हैं। डिस्प्लेसमेंट यानी क्या? ए से बी, डिस्प्लेसमेंट ए बी। क्या डिस्प्लेसमेंट ए बी स्ट्रेट लाइन में है? क्या डिस्प्लेसमेंट ए बी ये स्ट्रेट लाइन में है? नो नहीं, ये तो आर्क के फॉर्म में है ना। तो डिस्प्लेसमेंट ए बी इज एक्चुअली आर्क ए बी। व्हाट इज आर्क कैन बी रिटन एज? पैरेलैक्स मेथड में आप लोगों ने पढ़ा था ना, आर्क क्या होता है? r into π/3 plus π/2। पैरेलैक्स मेथड भूल गए? L/R D/D। पढ़ो थोड़ा सा, हमने कुछ पढ़ा π/2 plus π/3 into r। हाँ ब्रजभाई, ખાલી મને એટલું કોણ કે આર્ક ની ફોર્મ્યુલા શું હોય? એંગલ અને રેડિયસ ના ટર્મ્સ માં બોલો ને. હે? રેડિયસ into theta। D into theta। So arc is defined as angle into radius। बराबर, ये याद रखना। एंगल कितना?
ए से बी जाने के लिए एंगल कितना, ए से बी जाने के लिए, अहमदाबाद से बॉम्बे जाने के लिए टोटल एंगल कितना? परफेक्ट, 90 डिग्री, 90 प्लस पाई बाय 3। हाँ, क्योंकि ए से डी यानी अहमदाबाद से दिल्ली जाओ तो 90 डिग्री का एंगल मिलेगा आपको, ये वाला। यस और नो? बराबर। और फिर डी से बी जाओ, दिल्ली से बॉम्बे, तो आ जाएगा आपका पाई बाय 3। तो एंगल कितना? पाई बाय 2 प्लस और कितना? पाई बाय 3। ये हो गया एंगल इनटू रेडियस, बाकी ना इनटू रेडियस है। ये सॉल्व करो, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3, 5 पाई बाय 6। कितना? 5 पाई बाय 6। 5 पाई बाय 6। तो कहने से डिस्प्लेसमेंट ए बी इज 5 पाई बाय 6 इंटू आर। यस और नो? तो ये 3 राइट किए हुए डेटा आप सबको पता चल गए, प्लीज कंफर्म करो। यस और नो? बोलो। क्लियर? चलो तो अभी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इस इक्वेशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। यूए यानी होता है एम जी एच ए, दैट इज इक्वल्स टू एम जी एच बी प्लस फोर्स इंटू वर्क डन कैन बी रिटन एज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बट फोर्स का सिंबल क्या है? आर। और डिस्प्लेसमेंट कितना लिखा हमने? 5 पाई बाय 6 इंटू आर। डन। अब क्या करें, क्या मास है? हाँ है। जी पता होता है, एच ए एच बी पता है, 5 पाई बाय 6 वैल्यू है, आर हाँ दिया है रेडियस, तो क्या आर मिल जाएगा? चलो सब्स्टिट्यूट करो, तो आर इंटू 5 पाई आर बाय 6 इक्वल्स टू एम जी कॉमन एच ए माइनस एच बी, एच ए माइनस एच बी। तो आर इज इक्वल्स टू एम जी एच ए माइनस एच बी अपॉन 5 पाई आर बाय 6। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। मास कितना? 0.314। जी कितना? 9 नहीं 10 दिया है, ओके हाँ जी हाँ ओके 10। एच ए कितना? 1। एच बी कितना? 1/2 अपॉन ये 6 ऊपर ले लेता हूं मैं, 6 ऊपर 5 पाई एज इट इज, और पाई का वैल्यू अगर आप लिखना चाहो तो दैट विल बी 3.14 इंटू 1। हो गया ये? सॉल्व करो। ये मस्त जोश है हमें। कितना है भाई ये देखिए, आर का वैल्यू बताइए। 0.6। 0.6 पक्का? श्योर? यस सर। सो ये आर क्या है एक्चुअली, कौन सा क्वांटिटी है? रेजिस्टिव फोर्स। रेजिस्टिव फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन। भाई जूल नहीं होता वो गप्पीदास, इट इज न्यूटन। तो एक तो फाइंड कर लिया हमने, क्या? रेजिस्टिव फोर्स। अब क्या बाकी रहा? वर्क डन ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स। अरे वो तो हमने लिखा था ना, वर्क डन ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स क्या था? आर इंटू 5 पाई आर बाय 6, वही हो जाएगा। चलिए तो डब्ल्यू आर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू आर बताइए, डब्ल्यू आर क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सही जवाब। चलिए तो वर्क हो जाएगा फोर्स इंटू, फोर्स था आर और डिस्प्लेसमेंट था हमारे पास 5 पाई आर बाय 6। ठीक है, तो चलिए सब्स्टिट्यूट करिए और आंसर बताइए क्या आ रहा है। आर कितना? 0.6 इंटू 5 इंटू 3.14
इंटू R1 अपॉन 6 कितना 57 1.57 वर्क का यूनिट क्या होता है जूल। मैं चेक करो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है। ऑप्शन ए। ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। और आंसर की भी चेक करो क्या है ये आंसर है। हाँ सर सेम आंसर है। यस सर। ओके तो ऑप्शन नंबर ए डन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के रिलेटेड डायग्राम आपको कंटिन्यूटी में ही लेना है बराबर। तो 37 के बाद 38th क्वेश्चन। नेक्स्ट 38th क्वेश्चन। करो रीड। From point A, a state of mass 0.14 kg during its motion in the repeated phase, the constant distance of r and b its velocity becomes 0. In this case, it has the lowest velocity from A to B and B. Its speeds are dash meter per second. हाँ तो देखिए भाई एक छोटा सा क्या स्पॉटलाइट आपके स्क्रीन पर आ गया ऑनलाइन वालों? ना सर नहीं आयु। आया सर बहुत छोटा है। कोई बात नहीं। चलिए अभी एरो आया एडमिन वाला। हाँ सर एरो आयो एरो आयो। हाँ धन्यवाद चलिए थैंक यू। हाँ तो अभी के लिए हमारा एरो किधर है ए पॉइंट पर है या ना? हाँ सर। हम जा रहे अहमदाबाद से बॉम्बे यानी ए से हम जा रहे हैं बी पर ऐसे टिक 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 ऐसे जा रहे हैं हम लोग बराबर। तो जब हम ए से बी जाएंगे ना तो नीचे ये डी पॉइंट पर हमारा वेलोसिटी कितना होगा स्फीयर का ये कैलकुलेट करना है। ठीक है पहला क्वेश्चन क्लियर। अहमदाबाद से बॉम्बे जाते वक्त दिल्ली पर कितना वेलोसिटी वो फाइंड करना है। और दूसरे केस में क्या हो रहा है देखिए अब रेजिस्टिव फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा। रेजिस्टिव फोर्स नहीं होगा तो कहना इसे ये हम यहां से ए से शुरू करेंगे और यहां तक आना चाहिए था यहां तक पर रेजिस्टिव फोर्स की वजह से ये अपोज कर रहा है इसका मोशन यानी ए की जगह पर वो कहां तक आ रहा है बी तक। तो रेजिस्टिव फोर्स की जगह पर रेजिस्टिव फोर्स की वजह से ये यहां पर नहीं आ पा रहा है इसकी जगह पर वो बी पॉइंट पर आ रहा है। ठीक है तो ए से बी जाते वक्त डी पॉइंट पर उसका वेलोसिटी कितना ये पहला क्वेश्चन। फिर क्या होगा वो बी से यहां पर जाएगा सी पर। सी कहीं पर भी यहां पर दिया है वी डोंट नो द पोजीशन। तो बी से वो सी जा रहा है तो जब बॉम्बे से वो सी से क्या आएगा कलकत्ता। कलकत्ता चेन्नई। सो बॉम्बे से जब चेन्नई जाएगा तो दिल्ली पर उसका वेलोसिटी कितना वो फाइंड करना है। मतलब दोनों केस में आपको फाइंड करना है वेलोसिटी एट पॉइंट डी। ठीक है क्वेश्चन क्लियर। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले केस में हम जा रहे हैं ए से बी तक ए से बी पर वेलोसिटी कहां पर फाइंड करना है डी पर दिल्ली तक। तो ए से डी अहमदाबाद से दिल्ली आते वक्त एंगल कितना सबटेंड होगा एंगल कितना सबटेंड होगा 90 डिग्री बराबर। तो देखिए 38 में सीधा आपको कंजर्वेशन से ही शुरू करना है। हमारा मोशन शुरू कहां से हो रहा है ए पॉइंट पर। ए पॉइंट पर हमने ऑब्जेक्ट को रिलीज किया था इनिशियल वेलोसिटी 0 था तो उसके पास कौन सा एनर्जी होगा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए बराबर। सो इनिशियल उसके पास होगा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू फाइनली हमें जाना कहां पर था बी पॉइंट बॉम्बे पर वेलोसिटी किधर फाइंड करना था दिल्ली यानी बॉम्बे को मारो गोली हमें कहां तक पहुंचना है दिल्ली तक। तो दिल्ली पर तो दिल्ली पर देखिए क्या दिल्ली पर कोई हाइट है नहीं वो तो रेफरेंस पर है तो हाइट 0 तो कौन सा एनर्जी आएगा दिल्ली पर काइनेटिक एनर्जी आएगा। कोई गप्पीदा पोटेंशियल नहीं आएगा। सो डी पॉइंट पर आएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर। पर क्या ए से डी रेजिस्टिव फोर्स भी तो था ना। सो प्लस
WR। भाई ये सबको पता चला ऑनलाइन वालों को? हाँ सर। सर क्लियर। क्लियर? किसी को डाउट है इस इक्वेशन में? तो चलो आगे सॉल्व करते हैं। MGHA इज इक्वल टू हाफ MVD स्क्वायर प्लस वर्क डन यानी रेजिस्टिव फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे यार लेकिन डिस्प्लेसमेंट अब कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा अब आर्क AD, A से D जाते हो, बॉम्बे तक नहीं जाना है, दिल्ली तक ही जाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। MGHA equals to half MVD square plus R into arc, again it is written as angle into radius। तो A से D एंगल कितना? π/2 into radius R। ठीक है, चेक कर लो। अभी हमें VD फाइंड करना है, उसके अलावा सारे वैल्यूज है। हाँ, तो आगे जो भी वैल्यू कैलकुलेट किए थे 37 में वो सारे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। मास कितना? 0.314। G कितना? 10। HA कितना? 1 इक्वल्स टू हाफ। मास कितना? 0.314। VD नहीं पता, फाइंड करना है। प्लस R कितना आया था? R कितना था? 0.6 था, तो 0.6 इंटू 3.14 इंटू R1 अपॉन 2। LHS का आंसर 3.14, RHS टर्म 1 का आंसर 0.157 VD स्क्वायर, और RHS टर्म 2 का आंसर 0.3 इंटू 3.14 1 point something something क्या आता है? 0.94। अब 0.94 रिक्वेस्ट करो कि चल भाई तू LHS में जाके सब्ट्रैक्ट हो जा, तो 0.157 VD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3.14 माइनस 0.94 हो जाएगा। कितना है बताइए RHS का आंसर? 2.2। हाँ, 2.2। उसको 0.157 से डिवाइड कर दो, 1.4012। 1.4012। उसका रूट निकालो। 1.183। ऑप्शन आंसर्स क्या है? ऑप्शन रूट में है सर। रूट में है? यस सर। कोई नहीं, तो ये 1.414 आया ना, 1.4 यानी किसका होता है? √2 का वैल्यू होगा ना? यस सर। बराबर है? सर ये 1.4 नहीं 14 है मेरे ख्याल से। बोलो है? 14 का अंडर रूट आएगा। जागते रहो। 14 आया? 14 बाद में उसका अंडर रूट 14.401। हाँ तो 14 ही रखो, चलेगा। तो ये आ गया 14। अरे तो VD क्या हो जाएगा? √14। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? आ गया बी, हो गया अभी एक पार्ट तो बाकी। ऑप्शन बी बरोड़ा। ऑप्शन बी बरोड़ा आया। ओ हो वेरी गुड। अभी आपको क्या फाइंड? अरे हाँ भाई बॉम्बे, चल बस। अभी आपको क्या फाइंड करना है? फिर से D पॉइंट पर ही वेलोसिटी फाइंड करना है, लेकिन कहां से कहां पर जाएंगे अब? बॉम्बे से चेन्नई। बॉम्बे से चेन्नई जाना है, तो अब हमारा मोशन शुरू कहां से हो रहा है? बॉम्बे से। तो पोटेंशियल एनर्जी किसका? बॉम्बे का। लेकिन काइनेटिक एनर्जी, अरे फाइंड क्या करना था हमें? D पॉइंट पर वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी कौन सा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। तो चेन्नई तक जाना ही नहीं है, हम तो दिल्ली पर ही उतर जाएंगे। प्लस जो भी हो जाएगा वर्क डन बॉम्बे से दिल्ली जाते वक्त। ये सेकेंड पार्ट का इक्वेशन क्लियर सबको? रेफरेंस बदल गया, पहले हम A से जा रहे थे, अब हम B से जा रहे हैं। बस सब्स्टिट्यूट करो, चलो जल्दी। MGHB इज इक्वल्स टू हाफ MVD स्क्वायर। वर्क डन हो जाएगा रेजिस्टिव फोर्स इनटू, अब आर्क कितना? हम जा रहे हैं बॉम्बे से दिल्ली, यानी आर्क लेना पड़ेगा सिर्फ BD का। आर्क लेना है सिर्फ B से D का।
So mghb is equals to half mvd square plus r into r का कैन बी रिटन एज एंगल इंटू रेडियस. अब एंगल बी से डी का सबस्टेंड होगा π/3 इंटू रेडियस r. सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया जाए 0.314 इंटू g10 इंटू 1/2 इक्वल्स टू हाफ इंटू 0.314 इंटू vd स्क्वायर प्लस रेजिस्टिव फोर्स 0.6 इंटू 3.14 इंटू 1/3. तो अब LHS पार्ट का आंसर आ जाएगा 1.57. RHS टर्म 1 का वही आंसर हो जाएगा 0.157 VD स्क्वायर और RHS टर्म 2 का आंसर 0.628 बराबर. शिफ्ट करो इसको तो 0.157 VD स्क्वायर is equals to 1.57 minus 0.628. कितना आया? रुको हाँ 0.94. उसको डिवाइड करो बाय 0.157. So VD कितना आ गया? 5.986. √6. बराबर. कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. लिख लीजिए प्लीज. ये था फ्रॉम ए टू बी और ये था फ्रॉम बी टू सी के लिए. બોલો સર પેલો A to B આપણે ગયા તો પછી UA જે છે તમે પછી ઇક્વલ્સ ટુ UB પ્લસ WR લખ્યું એટલે UB જે છે એ જે છે નેટ વર્ક ડન એવું કહી શકાય આપણે. તો પેલું તમે KD પ્લસ WR લખ્યું એ ના ખબર પડી. કયા સમની વાત કરે? 37 કે 38 પહેલા? 38. હા 38 માં હું ડાઉટ આયો? સર KD પ્લસ WR લખ્યું ને તો પેલું WR લખ્યું તો KD ના ખબર પડે. તમારે જવાનું હતું A થી B बराबर. हाँ सर. और वेलोसिटी कहाँ पे फाइंड करना था? D पर. हाँ तो तुझे D पर ही उतर जाना है, फिर B तक जाना ही नहीं है. तो अब तुझे जाना है A से D. तो A पर कौन सा वेलोसिटी? पोटेंशियल. D पर कौन सा वेलोसिटी? अरे A पर कौन सा एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी. D पर कौन सा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी. और A से D जाएंगे तो कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स अपना वर्क डन करेगा ना उसके मोशन को अपोज करने के लिए. हाँ सर. अभी क्लियर? એટલે સર A થી B સુધી જાય છે તો પછી એમાં તો B પર મતલબ આવવાની B સુધી જાય છે પણ તારે વેલોસિટી ક્યાં ફાઇન્ડ કરવાની છે? એટ D. હા તો તારે D પર ઉતરી જવાનું. ભલે B સુધીની તે ટિકિટ લીધી હોય પણ તારે D પર ઉતરી જવાનું. આગળના પૈસા વેસ્ટ ગયા તારા બસ. તો સર રેઝિસ્ટિવ ફોર્સ તો આપણે મતલબ D સુધી જ ગણવાના કે B સુધી થોડી? हाँ पण A થી B जाए तो B સુધી રેઝિસ્ટિવ ફોર્સ, A થી D जाए तो D સુધી રેઝિસ્ટિવ ફોર્સ. તો એના માટે સર રેઝિસ્ટિવ ફોર્સ ની મતલબ પેલી વેલ્યુ કેલ્ક્યુલેટ તો કરવી પડે ને પહેલા. તો આગળ આ 37 માં કર્યું તો ખરી કેલ્ક્યુલેટ જો ને ભાઈ. 0.6 ન્યૂટન ના ફાઇન્ડ કર્યું. અચ્છા હા હા. અને ન્યુમેરિકલ એ જ કેરી ફોરવર્ડ થાય છે એટલે વેલ્યુ સેમ રહેશે. હા સર.